वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। यूपी पीईटी का फुल मॉक टेस्ट आपके सामने है, जो कि घटना चक्र का है और इसमें आपके 100 प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल सिलेबस पे आधारित हैं। आपको 100 प्रश्न पूरा देखना है और कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है। अंत में आपको वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया। हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। बस यही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? एक का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाता तो दयानंद सरस्वती। अगर प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जाता तो राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपके सामने, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, तीन का आंसर आपको बताना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं? 4 का आंसर बताना है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ये जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है। हरिजन महात्मा गांधी से रिलेटेड है और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी से रिलेटेड है, लेकिन द हाली फैमिली नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना आपको, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? 5 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1858 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे भारत में प्रभुसत्ता 1858 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? 6 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्गी ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था आपको पता होना चाहिए 1674 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विजय राज्य की स्थापना किसने की थी? विजय राज दोस्त या विजयनगर आपसे पूछा जाए तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगम वंश ने विजयनगर की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 बार। और पूछा जाता महमूद गजनी, यहाँ गजनी भी कहीं गजनबी होता है दोस्त, ये भी आपको याद रखना। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था। कहाँ पे था? सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आक्रमण था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी किसे अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और पूछा जाता है कि आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? 11 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा को दोस्त जो बांग्लादेश में है उसे हम पद्मा नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। काजीरंगा जो स्थित है या असम में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर बताना है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है?
पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? 14 का आंसर आपको बताना है। तो यांग तजे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 15 का आंसर बताना है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इसे हम भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन हम शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? 16 का आंसर आपको बताना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं की 11वीं की पहली। तो दोस्त इसमें जो सही नहीं है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है, या 1974 से 1979 के बीच थी। 1974 से 1979 के बीच, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो भारत में काली मिट्टी उत्पादन के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वह कपास है, कपास की फसल के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में, अगर आप उधर जाएंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो कपास और प्याज की खेती आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल कौन है? 18 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 18 का आंसर क्या होगा? तो शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष, या एक कारपोरेट टैक्स, या एक नगर निगम कर। 19 का आंसर आपको बताना है। तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्त अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो लेकर आते हैं और जब वीडियो में लाइक नहीं आता है मेरे भाई, और चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, वीडियो ग्रो नहीं करती, फिर हम क्लास लाना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर आप डेली एक प्रैक्टिस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कम से कम इस वीडियो में तो 5000 व्यू आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, 20 नंबर का आंसर आपको देना है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? 20 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? 21 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो पंचायती राज जो है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? आपको बताना है 23 का आंसर क्या होने वाला है। तो लोकसभा को आयोजित करने के लिए अपेक्षित जो गणपूर्ति होना चाहिए वह 1/10 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 23 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है वह कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको कमेंट करके बताना है यूएसए से क्या लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 25 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर होगा एक बार किया गया है। 42वां संविधान संशोधन। और कब किया गया? 1976 में। अगला प्रश्न आपके सामने, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 26 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो श्वेत प्रकाश से 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है 27 का आंसर क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्कैनर और जॉयस्टिक, ये दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो प्लाटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 27 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 28 का आपको आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो मेरे भाई जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 29 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा यह अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 30 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या का 7 गुना, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा? अब मेरे भाई यहाँ पे छठी संख्या का नहीं पता, तो हम छठी संख्या को क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। छठवीं संख्या को हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। 7 गुना कहा गया, तो अगर हम लिखते हैं 7 यक्स और छठी संख्या लेकर यक्स बराबर, इसका जो औसत आ रहा है वह कितना आ रहा है? 136 आ रहा है। कुल संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं। तो 7 यक्स और यक्स जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 यक्स और बराबर, अगर 136 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 816। कितना हो जाएगा? 816। अब 8 से अगर हम 816 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 102। तो छठवीं संख्या का मान आ गया 102, क्योंकि मैंने छठवीं संख्या को यक्स माना था, यक्स का मान आया 102। तो छठी संख्या का मान होगा 102, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणा का योग 11/2 है, तो वह भिन्न क्या है? पहले आपको पता होना चाहिए व्युत्क्रम किसे कहते हैं। व्युत्क्रम जो होता है वह भिन्न का उल्टा होता है। अगर इसे आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा लगने वाला है। आप क्या करें, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करें। कहा गया एक भिन्न, अगर मैं भिन्न मान लेता हूँ 7/2, क्या मान लेता हूँ? 7/2। फिर कहा गया उसके व्युत्क्रम का, और 7/2 का व्युत्क्रम आपको पता है व्युत्क्रम सदैव भिन्न का उल्टा होता है। अगर 7/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/7। उसके व्युत्क्रम का 7 गुना, 7 गुना मतलब 7 से काटेंगे, 7 गुना हम देखेंगे तो कितना आएगा? 7 से 7 कट जाएगा, कितना आया? 2। 7 गुना का योग, पहला भिन्न और 7 गुना का योग अगर हम जोड़ें तो 11/2 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11/2, जो कि ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन से लग गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,554 रुपये जुटाए और प्रत्येक लड़के ने उतने रुपये दिए जितने लड़के थे। तो लड़कों की संख्या कितनी है? आपको इसका आंसर बताना है। मेरे भाई इसका आंसर आपको सदैव पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न जो आते हैं, जब यहाँ पे ये दिया जाए जितने लड़के थे, प्रत्येक लड़के उतने रुपए दिए जितने आ जाएं, तो सदैव ये समझ जाइए ये वर्गमूल का सवाल है। क्या है? वर्गमूल का सवाल है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि ये जो 12,544 है ये 112 का स्क्वायर है। अगर आपको नहीं पता है तो 112 × 112 अगर आप करके देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12,544। और नहीं पता है तो और आपको तो 12,544 का इस तरह आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये की आय बी से 40% अधिक है। अब आप देखिए ये की आय बी से 40% अधिक है। अगर यहाँ मैं ये लिखता हूँ, यहाँ मैं बी लिखता हूँ
और ये की आय बी से 40 अधिक है। अगर बी के पास 100 रुपये है तो ये के पास कितना है 140। फिर कहा है यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। 140 25% मतलब एक चौथाई मतलब 35 रुपया और बढ़ा, 35 रुपये और बढ़ा। अगर 35 रुपये और बढ़ गया और तो 40 में 35 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 175 रुपये बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? अब कितना रुपया बन चुका 175। ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। 25% मतलब एक चौथाई और 140 का एक चौथाई मतलब 35 रुपये और 140 में 35 रुपये इसका बढ़ा रेट तो 175 रुपये हो गया। फिर कहा गया बी के आय में 40% की वृद्धि। अभी बी के पास 100 रुपये था, 40 रुपये और बढ़ा, कितना हो गया 140 रुपया बन गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया तथा ये और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है। अब देखिए संयुक्त मतलब दोनों को मिलाकर, ए के पास 140, बी के पास 100, इनके पास ऑल ओवर कितने रुपए थे 240 रुपये। अब ये के पास कितना होगा 175, बी के पास कितना होगा 140। अगर हम इसे ऐड करेंगे 5 7 4 11 और 1 1 2 1 3 कितना होगा 315। तो पूछा गया कितना बढ़ा, तो 240 315 का अगर अंतर देखेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 75 अधिक आएगा। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सोचे 100 से गुणा करते हैं और किस में बढ़ा है 240 में बढ़ा है। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 और 2 से काटेंगे 12 बार। अब 75 गुणे 5 करेंगे तो 25 होगा, 5 सत्ते 35 और 36 37/12। इसे काटेंगे 12 3 36, 12 1 कम 12, लगभग 31 पॉइंट कुछ तकरीबन आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। 14 बच्चों की औसत वजन 22 किलोग्राम है। अब देखिए 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है तो कुल कितना हुआ 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, कितना हुआ 308। फिर कहा गया है यदि अध्यापक का भी वजन शामिल किया जाए, अभी 14 लोग थे, एक लोग और आ गए तो कितने लोग हैं 15 लोग, अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। तो 15 तिया 45 के 5, 15 दूना 30 और 4 कितना हुआ 34, कितना हुआ 34। अब आप देखिए यहाँ पे केवल एक लोग बढ़े, एक कौन बढ़ा है अध्यापक बढ़ा है। तो अगर इसमें देखेंगे तो जो भार बचे अधिक हुआ होगा केवल अध्यापक का अधिक हुआ। तो 15 से अगर 8 निकालेंगे तो 7 बचेगा और 3 यहाँ बचेगा। अगर माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो अध्यापक का जो भार होगा वह 37 kg होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। 36 का आंसर आपको बताना कि क्या हो जाएगा। तो रात्रि का पर्यायवाची रजनी, विभावरी, निशी तीनों है, लेकिन समीर नहीं है। तो फिर समीर किसका है? तो समीर है हवा का, समीर है हवा का। अगला प्रश्न आपके सामने, मूक का विलोम क्या है। मूक का विलोम, तो 37 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो मेरे भाई मूक का जो विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होगा 37 का। तो मूक में से होता है कम बोलने वाला, वाचाल में से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूक का वाचाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी में दिया गया 37 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें। अब आपको बताना है 38 में इसमें चारों में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे भाई बताना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह व्यर्थ बात करने से बिल्कुल गलत है। संपूर्ण देश, फिर यहाँ संपूर्ण, फिर यहाँ देश भर, ये भी बिल्कुल गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, ये सही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सही है। तो 38 का करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। 39 का बताना, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 40 का आंसर आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो नदी, इलायची, प्यास, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन पानी जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, एक एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है।
इस पैसेज को और फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करनी है कि क्या होगा। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ और ये आप धीरे धीरे देख लीजिएगा क्योंकि समय नहीं है। फिर इसका आंसर वीडियो पॉज करके आप इसका पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इसका आंसर बताना है जेनेटिक वायरेशन, लार्ज पॉपुलेशन, मिक्सिंग ऑफ स्पाइस की सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। आप देखेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है कि जेनेटिक वायरेशन इज द, आप यहाँ पे देखेंगे यहीं से कि जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन। तो आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जेनेटिक वेरिएशन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है सब सहारन अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनेज इन 200 ईयर्स। मतलब जो गैड़े थे वो 200 वर्ष पहले कितने थे और जो खो गए हैं अब कितने बचे हैं। और हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक मतलब कितने गैड़े खो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया भी गया, ध्यान से देखिए। पहले 200 वर्ष पहले जो गैड़े थे वो 64 थे और जिसमें से 20 क्या हुए हैं, 20 क्या हुए हैं टुडे मतलब आज भी हैं, टुडे ओनली केवल आज इतने हैं। तो कितने खो गए हैं अगर आप देखेंगे कितने ख़त्म हो चुके हैं, तो 64 से अगर 20 निकाल देंगे तो आप बता देंगे 44, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 43 का आंसर बताना है आपको ही। अब यहाँ पे बताने है क्या लगेगा, कमिटेड, मेड, हैपेंड, अकर्ड, क्या लगने वाला है। 43 का आंसर में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही कमिटेड, ये हेनियस क्राइम जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही कमिटेड ये हेनियस क्राइम। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। डायरेक्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव से चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको बताना एडमोनिस का मीनिंग। 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है 44 का कि एडमोनिस। तो इसका करेक्ट जो आंसर मेरे भाई बनेगा 44 का वो बन जाएगा चाइल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो दिया गया अट्रैक्ट, इसका आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट क्या होने वाला है। तो अट्रैक्ट का जो अपोजिट होगा 45 का आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा रेपेल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। निर्देश दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां, पकाना। 46 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई पहले आप क्या करेंगे, पहले बाजार जाएंगे 3 नंबर, फिर सब्जियां खरीदेंगे 4 नंबर, सब्जियां के पास जाएंगे, फिर क्या करेंगे खरीदेंगे 1 नंबर, और उसके बाद क्या करेंगे पकाएंगे और फिर भोजन बनेगा। तो 3 4 1 5 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है RNOW और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। RW के बाईं ओर है जो वो के सामने है। चलिए हम पहले बनाते हैं फिर पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक गोला बनाता हूँ और 6 लोग हैं तो 2 2 4 और 2 6 लोग हो गए। कहा गया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा RW के बाईं ओर है। अगर W यहाँ पे है, ध्यान से देखना W यहाँ पे है तो R जो है W के बाईं, तो W के बाईं R हो गया। ध्यान से देखना जो वो के सामने है R, जो कहा गया है वो R के लिए कहा गया है। जो वो के सामने है वो यन के बाईं ओर बैठा है, यन के बाईं ओर बैठा। कहीं ना कहीं यन इधर होगा तो यन के बाईं वो बैठा है। अब यहाँ पे कहा है वो जो है यन के बाईं ओर बैठा, CW के बगल में नहीं है। अब C यहाँ नहीं हो सकता, कहा गया CW के बगल में नहीं, तो C कहाँ हो जाएगा यहाँ। तो सभी लोग अपनी जगह पे बैठ के केवल बचा Q, तो Q कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब पूछा गया Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो Q के बाईं ओर आप ध्यान से देखेंगे Q के बाईं W बैठे हैं, तो W इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है।
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। अब आपको बताना है क्या होगा। अब आप यहाँ देखिए ई के बाद यफ जी 2 हुआ, जी के बाद यच आई, फिर जे के कितना बढ़ा है 4, जी के बाद यच आई जे के पहले 2 बढ़ा इसमें, फिर 4 बढ़ा, डी के बाद ई एफ 2 बढ़ा है, ई एफ के बाद डी के बाद ई एफ और एफ के बाद जी एच आई जे, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा 4 बढ़ा, आई के बाद जे के और के बाद यल यम, इसमें 2 2 ही बढ़ा, बी के बाद सी डी 2, डी के बाद ई एफ जी। आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले 2 बढ़ा है फिर 4, पहले 2 बढ़ा है फिर 4, फिर 2 बढ़ा है फिर 4, फिर 2 बढ़ा है फिर 4, लेकिन इसमें 2 2 बढ़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी विषम दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। कथन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब आपको इसका आंसर बताना है। वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। आगे, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझाने में हमारी मदद करता है। अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पौधों के वैज्ञानिक पौधों के बारे में बताया गया है, यहाँ मानव के व्यवहार से कोई बात ही नहीं दी गई है, जो बिल्कुल गलत है। अब ये नीचे दिया गया है, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझाने में हमारी मदद करता है, जो बिल्कुल गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 से अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 50 नंबर। कुछ पौधे सब्जी हैं। मैंने पी से लिख दिया प्लांट या पौधे समझ जाए। कुछ पौधे सब्जी हैं, कुछ पौधे बी से वेजिटेबल मतलब सब्जी हैं, और सभी सब्जियां विटामिन हैं। सभी सब्जियां, सभी वेजिटेबल्स क्या हैं, विटामिन हैं। बी से मैंने कर दिया विटामिन, खैर से विटामिन ये भी होता है, तो ये हुआ विटामिन। अब कहा गया कुछ विटामिन पौधे हैं। अब देखिए विटामिन यहाँ पे है, पौधे में टच कर रहा है, तो पहला क्या है, सही है। फिर कहा गया कुछ विटामिन सब्जियां हैं। अब देखिए विटामिन से नीचे सब्जी, अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला सही है, ये भी सही है। कोई भी विटामिन पौधा नहीं है। अब देखिए कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, लेकिन कुछ विटामिन है, जो कि गलत दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। तो केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2021 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रो सेना 2021 किस देश में आयोजित किया गया है। 51 का आंसर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न आपके सामने, मई 2021 में किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 52 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार न्यायमूर्ति गीता मित्तल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। आपको बताना है। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में IFSCA ने किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 54 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नीलेश शाह, नीलेश शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया। 55 का आंसर आपको बताना है। तो रेबीज मुक्त राज्य बना गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किसे उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जून 2021 की बात कर रहा है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुल गोयल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बीजिंग 3 क्या है। 57 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो बीजिंग 3 जो है एक उपग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? सैन्य पर खर्च करने वाले पर भारत किस स्थान पर है? 58 का आंसर बताना है, तो तीसरे स्थान पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया? 59 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो होगा 16 जनवरी 2021, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2020 की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131वां, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है वह केरल राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? 63 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कर्म योद्धा ग्रंथ नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 65 का आंसर आपको बताना है, तो ऑल ओवर मिला के 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? 66 का आंसर आपको बताना क्या होगा, तो यह हो जाएगा ध्यानचंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताना है। 67 का आंसर क्या होने वाला है, तो नागालैंड शिलांग दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। झारखंड रांची, यही सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड का नैनीताल नहीं होगा और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से नागालैंड का, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान सही है, भांगड़ा पंजाब सही है, लावड़ी महाराष्ट्र सही है, बिहू बिहार का नहीं है, बिहू फिर बिहार का नहीं है, तो कहाँ का है? बिहू जो है वह असम का है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है, आपको बताना है। 69 का आंसर कि क्या होने वाला है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की, तो नेपाल की है काठमांडू। कोलंबो जो है, या कोलंबो पड़ता है श्रीलंका में। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और फिर बताना इसका आंसर क्या होगा। अमजद अली खान, अली हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी से हैं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? बांसुरी से संबंधित हैं। और अगर आपसे हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? बांसुरी से हैं। आगे अगर हम देखें कि अमजद अली खां अगर आपसे पूछा जाए किससे हैं, तो अमजद अली खां सरोद से हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर अली हुसैन पूछा जाए, तो अली हुसैन जो हैं ये शहनाई से हैं। कहाँ से हैं? शहनाई से हैं। और आपको हरिप्रसाद चौरसिया का तो पता चल गया कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं। और अल्लाह रखा किससे हैं? अल्लाह रखा जो हैं मेरे भाई किससे हैं? तबला से। डी का कौन हो जाएगा? तबला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे गद्यांश को, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और तथा प्रश्न संख्या 71 से 75 तक इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा गया सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। 71 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसी में आपको पता चलेगा कि 71 का आंसर क्या होगा। तो यही इसमें आप पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दिया गया है जो सबसे प्राचीन एवं प्रधान है वह युद्ध वीरता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा युद्ध वीरता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है, आपको बताना है इसका आंसर। तो देखते ही पता चल गया, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, यही दिया गया है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, आपको बताना है 73 का आंसर क्या हो जाएगा। तो उसमें दिया गया था उत्साह के अंतर्गत, आप पढ़ के इसका मिला लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्साह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं, आपको बताना है वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। 74 का आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साहित्यिक मीमांसकों ने इस दृष्टि में युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 75 का आंसर आपको देना है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। 75 का आंसर आप उसमें देखते ही पता चल जाएगा, उसमें लिखा था कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, उत्साह के भेद के आधार पर किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसी तरह आपको क्या करना, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर 76 से 80 तक इस प्रश्न को उत्तर आपको देना है। यहाँ दिया गया है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जा सकते हैं। अब हाँ, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जा सकता है। 76 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आप पहले स्किप करिएगा, वीडियो लगाइएगा, फिर आंसर मिलाइएगा बार बार। जो कम संसाधनों से शुरू किए जाते हैं उन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य, अब आपको 77 का आंसर इसका वैसे ही पता चल जाएगा कि मशीनों से अधिकाधिक उपयोग को ही मशीनीकरण का तात्पर्य कहते हैं। लघु उद्योगों के प्राश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। तो इसमें जैसे ही आप उस पूरा गद्यांश को पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए लघु उद्योग धंधा का महत्व क्यों बढ़ जाता है। 79 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, यहाँ पे बेरोजगारी है, इसमें दिया गया, आप गद्यांश में पढ़ लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है 80 का। गद्यांश का अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या है। अब प्रश्रय शब्द के भाव आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रश्रय का मतलब होता है संरक्षण देना, किसी को संरक्षण देना। प्राश्रय का मतलब संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अब 81 से 85 लाइन ग्राफ 2011 से 16 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले की संख्या को रिकॉर्ड दिखाता है और इस आरेख के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसको आपको ध्यान से देखना है रिकॉर्ड, और इसके प्रश्नों का एक एक पॉइंट का उत्तर आपको देना है। दिया गया, कितने वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। दाखिलों की संख्या अधिक थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ 100 से 150 हुआ एक वर्ष, यहाँ 150 था, यहाँ 150 नहीं बढ़ा, फिर 150 से 250 हुआ एक बार, यहाँ बढ़ा, और 250 350 यहाँ। तो कितने वर्ष दाखिलों की संख्या अधिक हुई, तो अधिक थी। तो ये 3 वर्ष, जो कि आप 3 बार, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। अब आप देखिए, वहाँ पे कहा गया है 16 को छोड़कर, 16 को यहाँ से 16 से आपको छोड़ देना है, और 11 के बाद 11 भी नहीं लेना है, तो 12 लेना है, 13 लेना है, 14 लेना है और 15 लेना है।
और 16 को कहा गया है छोड़कर, तो इसे भी टच नहीं करना। कितने बच्चों ने भाग लिया, तो 300, 200, 500, 600, 6 3 कितना हुआ 900। तो ऑल ओवर कितने हुए 900, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आपको बताना है 2014 में दाखिलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आप यहाँ पे देखिए कि पहले कहा गया है कि 2014 में कितनी वृद्धि हुई। अगर 13 में 150 रहा, फिर 250 हुआ, तो कितनी वृद्धि हुई 100 हुई। और अगर प्रतिशत पूछा जाए तो सदैव 100 से गुणा करते हैं, और पहले कितना था 150 पे वृद्धि हुआ। तो 0 से 0, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 100 को 2 से गुणा करेंगे होगा 200, और नीचे आया 3। तो 200/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि 3 से आप 200 में भाग करके देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 1000 रुपया है और आगे 3 वर्षों के लिए सॉरी दोस्त, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपया है और आगे 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपया हो, तो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल शुल्क करोड़ रुपए में कितनी थी। अब हम इसका आंसर देखेंगे। 3 वर्षों के लिए 10,000 और पिछले 3 वर्षों के लिए आगे जो 3 वर्ष आएगा उसका 12,000। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे पहले 3 वर्ष के लिए जो इसका रेट होगा वह कितना होगा 10,000 होगा, और आगे जो 3 वर्ष का होगा वह कितना होगा 12,000 रुपया होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, 150, 150, 300, 300 को अगर फिर 100 से कर जोड़ेंगे 400, और 400 में कितने से गुणा करना है 10 से 1000 से, तो ये आएगा 40 लाख। कितना आ जाएगा 40 लाख। अब यहाँ पे कहा गया है पिछले आगे जो 3 वर्ष होंगे वो 12,000, तो 300 और 3 2 5, 603 कितना हुआ 900, और 900 को 12 से अगर गुणा करेंगे 12,000 से, तो होगा 12 9 108। कितना होगा 108, और यहाँ पे 6 जीरो लग जाएंगे। तो 1,80,00,000 इधर, 1,08,00,000 इधर, और 40 लाख इधर, तो 1,48,00,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 11 से 15 तक कोचिंग सेंटर में दाखिल की गई औसत संख्या बताओ। 11 से 15, अब आप देखिए यहाँ ध्यान से, 11, 12, 13, 14, 15, तो 100 और 150, जो 150, 300, 400, 4 2 600, 6 3 909, कितना हुआ 1,000। और कितने लोग आए हैं, कितने लोग यहाँ पे आए हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे क्योंकि औसत के लिए उतनी संख्या से भाग देते हैं। तो इसका जो मान आया वो कितना आया 200। तो इसका जो एवरेज आएगा वो 200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 86 से 90 तक दंड आरेख है, इसमें आपको इसका उत्तर देना है। यहाँ पे निर्यात दिया गया है, कहने का मतलब जो काला वाला है निर्यात है, जो सफ़ेद वाला है वह आयात है। इसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना होगा कि क्या होगा। चलो देखते हैं। 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यात टन का औसत कितना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा गया है निर्यात 5। अब 5 वर्षों के बारे में बात किया गया है, तो 1 2 3 4 5। निर्यात कौन सा दिया गया है, निर्यात दिया गया काला वाला, तो 638, 1256, 1661 और 1538 और 1305। इन सभी को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद ये कितना है 1 2 3 4 5, हम 5 से भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह 1279.6 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक रहा। निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक रहा।
अब इसका आंसर अगर हम देखें मेरे भाई, तो आप याद ध्यान से देखिए, निर्यात और आयात सर्वाधिक। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर निर्यात ज़्यादा तो आयात बहुत डाउन है, ये भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे डाउन। लगभग में जो कि बिल्कुल आयात निर्यात के बराबर है वह 16-17 में है। तो 16-17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया 87 का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात क्या होगा। अब हम आपको बता दें क्या करना है। आपको क्या करना है, इसका आंसर खुद निकालना है आपको। आयात इसको और इसको, ये सभी निर्यातों को आपको ऐड कर कर एक तरफ रखना है, और इनको 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 ऐड करके एक तरफ रखना है। और फिर अगर दोनों कट रहे हैं तो कट रहे हैं, नहीं वही संख्या रख देना, यही इसका अनुपात हो जाएगा। और तो इसको जब आप रखेंगे और काटेंगे तो 88 का जो आंसर बन जाएगा वह बनेगा मेरे भाई 30, 73, 31, 99। आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रहा। 89 का आंसर आपको बताना है। अब इसमें आयात में कहा गया है सर्वाधिक रहा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 800 से 24 से यहाँ 1000, जहाँ लगभग 200 का अंतर हुआ है, तो इसमें ज़्यादा प्रतिशत का अंतर नहीं आएगा। यहाँ 1014 से 1100 है, लगभग 100 प्लस का अंतर हुआ है। लेकिन अगर 1100 से 1500 में अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 400 का अंतर दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो 16-17 में आयात में रहा, तो 16-17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 90 का आंसर आपको बताना है, वित्त वर्ष 2014-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। अब 90 का आपको देखना है, 14-15 की बात की गई है। अब आप यहाँ पे देखिए 14-15 की बात की गई है, यहाँ पे 14-15। अब यहाँ पे आपको कहा गया कितना अधिक है, प्रतिशत में पूछा गया, तो इसका पहले अंतर देखेंगे। 6 से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, और 5 से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, 6 से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, 5 से 1 निकालेंगे 4 बचेगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। तो कितना आया 242, कितना आया 242 अधिक है। और इसको प्रतिशत में कहा गया तो 100 से गुणा करेंगे। पूछा गया किससे, तो आयात से यहाँ लिखेंगे 1014, हम यही गुणा करके भाग दे देंगे और यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर इसका जो आप गुणा करके भाग देंगे, अब इतना समय नहीं कि मैं आपको भाग देकर दिखाऊँ, तो आएगा लगभग 22.5, जो कि ऑप्शन नंबर 22.5 नहीं आएगा, लगभग 23.9 के तकरीबन आएगा। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये ग्राफ दिया गया और इसका आंसर आपको बताना है 91 का, किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम हैं। अब मेरे भाई इसमें आपको क्या करना है, अंग्रेजी को पूरा अंक जोड़ लेना है, गणित के पूरे अंक को जोड़ लेना है, और विज्ञान के पूरे अंक को जोड़ लेना है, और हिंदी के पूरे अंक को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जिस विषय के सबसे अधिक अंक आएंगे वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप सब ऐड करेंगे तो जो गणित है, गणित का सबसे अधिकतम अंक आने वाला है, तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी सही हो जाएगा। आप इसको चेक करके आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। 92 का आंसर बताना है, किस छात्र ने। अब यहाँ पे आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5वां कौन से छात्र ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है, और इसे ऐड करना है, और इसे लाइन ऐड करना है, इसे लाइन ऐड करना है, इसे। जिस लाइन के अंक सबसे ज़्यादा होंगे, जिस लाइन के अंक सबसे ज़्यादा होंगे वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आप खुद समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला प्रश्न है कि एक नए विषय को शामिल किया जाता है जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किया। यदि उनके कुल अंकों की गणना के लिए 4 उच्चतम अंक वाले विषय का योग किया गया है, तो कुल अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब अगर आपको इसका आंसर देखना, तो इसमें 3 उच्चतम अंक और प्लस 100 अंक अलग से कहा गया है। तो 3 उच्चतम अंक 99, 99, 92 जोड़ने के बाद 99,
99 92 जोड़ने के बाद प्लस 100 कहा गया है, जोड़ने के बाद अगर इसमें देखेंगे तो ये टॉप फर्स्ट पे आने वाला है क्योंकि इसका अंक सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप चेक करके देख लीजिएगा, यह सबसे ज़्यादा इसी का अंक ठहरेगा। उसके बाद 99 94 89 में अगर आप 100 जोड़ेंगे तो ये दूसरे स्थान पे आएगा। किस स्थान पे आएगा? ये दूसरे स्थान पर आएगा। तो अगर पूछा जाता सबसे अधिक अंक किसका है तो 3 नंबर वाले का, और दूसरे स्थान पर पूछा गया तो 2 नंबर वाले का है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है आपको, अगर नहीं पता है तो इन तीनों को ऐड कर लेना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, और इन तीनों को ऐड कर लेना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, और इन तीनों को ऐड कर लेना है। जिसका सबसे अधिक अंक होगा वह 1 नंबर पर होगा, उससे कम होगा जो 2 नंबर पे होगा। तो आप चेक करेंगे जो 2 वाला है और दूसरे स्थान पर आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का आंसर आपको बताना है। अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक और हिंदी में प्रति छात्र औसत अंकों का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी कहा गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी के बारे में बात की गई है। तो आप क्या करेंगे, इस अंग्रेजी को पूरा ऐड करेंगे और इस हिंदी को पूरा ऐड करेंगे, और कितनी है 1 2 3 4 5 से इधर भाग देंगे, 5 से इधर भाग देंगे। फिर इसका अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका हल कैसे हुआ है। अगर आप जिस तरह अंग्रेजी को पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 407 आएगा, और उस 407 को आपको 5 से भाग दे देना है क्योंकि औसत पूछा गया है। तो जब आप औसत निकालेंगे तो इसका आएगा 81.4%। इसी तरह हिंदी में जब आपको पूछा गया तो हिंदी को पूरा आप जब ऐड करेंगे तो 439 आएगा, और इसे 5 से भाग देंगे तो 87.8 के तकरीबन आएगा। अब इसका प्रतिशत पूछा गया, तो आप यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 81.4 पहले रख देना गुणे 100 बटा 87.8। 87.8 आप जैसे नीचे रखेंगे आपका प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा कि कितना प्रतिशत बनना है, आप चेक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है ये 95 का आंसर बताना। विज्ञान विषय में सभी 5 छात्रों का औसत अंक क्या है। अब विज्ञान विषय के बारे में बात की गई, तो आप ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ विज्ञान के विषय के बारे में बात की गई, तो हम इन्हें सभी को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 4 9 13 हुआ, 13 6 19 हुआ, 19 2 कितना हुआ 21, 21 के 1 हाथ सिलाई 2, 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, और 2 कितना हुआ 47। कितने लोग हैं 5 लोग हैं, 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 5 चौक 5 9 45, 2 बचा, और यहाँ हुआ 21, 5 चौक 20, और 5 दूनी 10, कितना आया 94.2 आया। 94.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला ग्राफ आपके सामने, इसमें 96 से 100 तक के प्रश्न दिए गए हैं और आपको इसका उत्तर देना है। अब यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर ग्राफ है। वर्ष 1997 में सभी राज्यों से शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी है। अब 1997 की बात की गई है। 1997 में कहा गया है परीक्षार्थी तो प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए कितने परीक्षार्थी हैं, 5200, 7500। 1997 की बात की गई 6400, 8100। इन सभी को हमें ऐड कर लेना है, और 96 को ऐड करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 27200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 97 का आंसर आपको बताना है। वर्ष 1998 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या और 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या की लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आपको करना है। तो 1998 में जितने उत्तीर्ण हुए हैं उनको आपको लिख लेना है, और 2001 में जितने उत्तीर्ण हुए उनको आपको लिख लेना है। फिर कहा गया है 1998 में मान लीजिए मैं कहता हूँ x आए, आप ऐड कर लीजिएगा, और उसको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे, और जितने 2001 में आए हैं 2001 से कितना अधिक है उस संख्या को नीचे रख देना है और भाग दे देना है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जब इसको भाग देंगे तो 97 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे भाई वह बन जाएगा 97.72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, यम और पी राज्यों में वर्ष 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितना अंतर है? यम और पी राज्यों में और 1998 में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ यम 1998 की बात की गई है उत्तीर्ण, और पी राज्यों में कितने हैं उत्तीर्ण। अब इसका अंतर आपसे पूछा गया है, तो 1020 से 980 अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यू से भाग लेने वाले प्रत्याशियों का औसत संख्या क्या है? दिए गए वर्षों के दौरान क्यू से, अब आपको यहाँ ध्यान से देखना, क्यू से भाग लेने वाले सभी का कहा गया है। तो परीक्षार्थी का औसत तो यहाँ 8100 और यहाँ पे 9500, 8700 और 9700, और यहाँ पे कितने परीक्षार्थी हैं? 8950। इन सभी को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद कितने लोग हैं? 2 3 4 5, 5 से भाग दे देना है और सभी के आंसर के आ जाएंगे। और जब आप 5 से भाग देंगे तो 99 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 89 90 बनेगा। आप चेक करके इसका आंसर आपको बताना है। 100 का प्रश्न का आंसर बताना है। और आज का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में 5000 व्यू आएगा तभी दूसरा प्रैक्टिस इसी टाइप का आएगा। तो वर्ष 2000 में यन राज्य के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। अब आपको बताना है वर्ष 2000 में यन राज्य के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 0.1 स्थान तक। इसका आंसर बताना है। अब 2000 में कहा गया है। 2000 में आप देखेंगे यहाँ पे ये है 2000, और यन वाले में अगर आप आएंगे तो यहाँ कितने थे? 9200, और 9200 में कितने उत्तीर्ण हुए? 980। तो 980 उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। नीचे कितना आया? 9200। तो 0 से 0 कट जाएगा और इसे हम काट देंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 नवा 18। अगर फिर मैं इसे 200 काटूंगा, यहाँ पर 23 बचेगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 23। अगर मैं इसे काट रहा हूँ तो 245 भागे 23 आया। 245 भागे 23 अगर आप भाग देंगे इसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर 100 का बनेगा लगभग 10.6 के तकरीबन बनेगा। जब आप भाग देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।